हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी जीके जीएस में। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, इस वक्त मैंने अपने चैनल पर घटना चक्र से संबंधित ये जो आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षा है, जो कि आपकी UPHESC के द्वारा प्रस्तावित है और कब है ये आपकी 16 व 17 अप्रैल को है ना, जिसमें आपका एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 से जो आपके रिलेटेड है। तो देखिए, इसमें मैं आजकल यूनिट 5 करा रही हूँ और इसमें मैं यूनिट 5 में आपका जो इतिहास एवं भूगोल वाला जो प्रपोर्शन है, उसमें से भूगोल में से मैं आपका ब्रह्मांड एवं सौर मंडल ये वाला जो टॉपिक है ये मैं लेकर आजकल चल रही हूँ। तो इसमें मैंने 2 वीडियोस बनाई हैं। पहला पार्ट मैंने आपको पता ही है कि बना चुकी हूँ। अब जो दूसरा पार्ट है इसका सौर मंडल, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। और देखिए, साथ में मैं आपको सभी को बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ जिस तरह से आप मेरी वीडियोस को पसंद कर रहे हैं, और साथ ही में आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए, ये सारा जो पोर्शन है ये इतना मैं करा चुकी हूँ, आप देख सकते हैं। ये सब हम कवर अप कर चुके हैं, है ना। और अब हमें कहाँ से शुरुआत करनी है इसकी, तो देखिएगा, ये हमें यहाँ से करनी है सौर मंडल से। ठीक है, सौर मंडल। तो आइए शुरुआत करते हैं सौर मंडल से। अब आइए सौर मंडल। सौर मंडल, हमारे सौर मंडल में सूर्य, पृथ्वी सहित 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह। हमारे सौर मंडल में पृथ्वी, सूर्य सहित 8 ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड्स, उल्काएं, पुच्छल तारे यानी कॉमेट्स व अन्य खगोलीय पिंडों का एक परिवार है ना। निहारिका को सौर मंडल का जनक माना जाता है। सौर मंडल का जनक किसे माना जाता है? निहारिका को। उसके ध्वस्त होने व क्रोट के बनने की शुरुआत लगभग 5 से 5.5 अरब वर्ष पहले हुई व ग्रह लगभग 4.5 से यानी 4.6 से 4.56 अरब वर्ष पहले बने। सौर मंडल में सूर्य एक तारा है, ये तो हम जानते ही हैं। 8 ग्रह हैं, 205 उपग्रह हैं, लाखों छोटे पिंड जैसे क्षुद्र ग्रह, ग्रहों के टुकड़े, धूमकेतु एवं वृहद मात्रा में धूल, कण व गैस सम्मिलित हैं। सौरमंडल के 8 ग्रहों में बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल भीतरी ग्रह हैं। देखिए, जैसे मान लीजिए ये आपका है सन, है ना। सपोज कीजिए, साइज पे मत जाइएगा, फिर मैंने ऐसे ही बना दिया है। फिर आपका कौन सा आता है? बुध, है ना। फिर आपका आता है शुक्र, फिर है आपकी पृथ्वी, फिर है आपका मंगल, है ना। उसके बाद कौन सा आता है आपका? देखिए, बृहस्पति, ठीक है। फिर आपका आता है शनि, ठीक, कितने हो गए? 6। फिर आपका आता है अरुण, और फिर आता है आपका वरुण। दिस मीन्स मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, देन आपका यूरेनस, एंड देन लास्टली इज योर नेपच्यून, राइट। तो ये आपके सारे ही इसके दीर्घ वृत्ताकार में परिक्रमा करते हैं सूरज की, है ना। तो ये जो 4 ग्रह हैं, 1 2 3 4, यानी ये जो सूरज की तरफ जो 4 ग्रह हैं, इनको हम क्या कहते हैं? इनर प्लैनेट्स कहते हैं, ठीक है, भीतरी ग्रह। और जो 4 ये बाहर वाले हैं, इनको हम क्या कहते हैं? आउटर प्लैनेट्स कहते हैं, ठीक है, प्लैनेट्स। क्योंकि ये सूर्य व क्षुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच स्थित हैं। अन्य 4 ग्रह बाहरी ग्रह हैं, है ना, और ये आउटर प्लैनेट्स कहलाते हैं। अच्छा, ये मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स और ये है आपका जुपिटर, इन दोनों के बीच में आपकी क्या होती है? एस्ट्रॉइड्स की बेल्ट है ना। तो इसी वजह से इसको हमने डिवाइडेशन कर दिया है, ये आपके इनर प्लैनेट्स हैं और ये आपके आउटर प्लैनेट्स हैं। नेक्स्ट देखिए, परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, न्यूटन तारे की खोज। न्यूटन तारे की खोज किसने की? तो ये आपकी किया है मिस जॉसलिन बेल ने। निहारिका के गैसीय बादलों के सिकुड़ने से क्या बनते हैं? तारे बनते हैं, स्टार बनता है। एक ही द्रव्यमान केंद्र के अधीन चक्कर लगाने वाले 2 तारों को क्या कहा जाता है? युग्म तारा, पेयर, है ना। ब्रह्मांडों में तारों की कुल अनुमानित संख्या कितनी है? 10 की पावर 22 से 10 की पावर 24, यानी 10 गुणा 10 गुणा 10 को अगर आप 22 बार करते जाएंगे तो जो वैल्यू आएगी, या 10 गुणा 10 को जो आप 24 बार करते जाएंगे तो जो वैल्यू आएगी, उतने ही ब्रह्मांड में तारों की कुल अनुमानित संख्या है। विशाल तारों का अंत परिणाम है किसका? ब्लैक होल का।
ब्लैक होल की खोज की किसने? डॉक्टर सुब्रमण्यम चंद्रशेखर ने, और इनके द्वारा जो लिमिट दी गई थी वही चंद्रशेखर लिमिट कहलाती है। बताइए कमेंट करके कितनी थी वो। खुली हुई आंख से देखा जा सकता है कितने तारों को? 20,000 तारों को। नेक्स्ट है आपका, तारों की दूरी ज्ञात की जाती है पैरेलैक्स विधि या ज्योतिर्मयता से। सबसे बड़ा तारामंडल है हाइड्रा। कौन सा है सबसे बड़ा तारामंडल? हाइड्रा। एक आकाशगंगा में होते हैं 10 की पावर 11 या 10 की पावर 12, है ना, तारे। एक आकाशीय पिंड जो आकार में किसी आकाशगंगा से छोटा है। एक आकाशीय पिंड जो आकार में किसी आकाशगंगा से छोटा है किंतु अन्य सभी आकाशगंगाओं से अधिक है, ऊर्जा उत्सर्जित करता है, उसका क्या नाम है? क्वासर्स। उसे क्या कहते हैं? क्वासर्स। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ध्रुव तारे के समीप अवस्थित 2 तारामंडल कौन कौन से हैं? तो एक तो है आपका सप्तऋषि, दूसरा है आपका सोप्रिया और सप्तऋषि। अच्छा ये बताइए, जो आपका ये ध्रुव तारा होता है ये किस दिशा में होता है? ये आपका उत्तर दिशा में होता है। हमें पता है 4 दिशाएं हैं, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो आपका ये उत्तर दिशा की ओर ध्रुव तारा होता है। नेक्स्ट देखिएगा, अंतरिक्ष में प्रश्नवाचक चिन्ह की भांति दिखाई पड़ने वाला तारामंडल कौन सा है? ये है सप्तऋषि, जिसके बारे में मैंने। नेक्स्ट देखिएगा, हमारा सौरमंडल स्थित है कहाँ पर? मंदाकिनी आकाशगंगा या आकाशगंगा में। ठीक है। ब्लैक होल ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं एक्स किरणों के रूप में, यानी ब्लैक होल जो हैं वो कौन सी ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, कौन सी ऊर्जा निकालते हैं? एक्स किरणें। पृथ्वी से सर्वाधिक नजदीक तारा कौन सा है? तो वो है आपका सूर्य। पृथ्वी से सबसे नजदीक तारा है सूर्य। ब्रह्मांड के सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं? ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा हाइड्रोजन तथा हीलियम तत्व पाया जाता है। हाइड्रोजन कितना पाया जाता है? 70%, वेयर एज हीलियम आपका 28%। ठीक है। आगे बताइए, बाकी 1.5% क्या था और 0.5% क्या था, ये भी बताइएगा, कमेंट करिए। आधुनिक खगोल शास्त्र के जनक कौन हैं? तो वो हैं आपके कोपरनिकस। खगोलीय दूरी मापन की सबसे बड़ी इकाई है पारसेक। ठीक है, पारसेक सबसे बड़ी इकाई है। आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक कोपरनिकस। पहले 4 पार्थिव ग्रह है ना, टेरेस्ट्रियल ग्रह भी कहे जाते हैं, इनर ग्रह भी कहते हैं इनको। इनका अर्थ है कि ये ग्रह पृथ्वी की भांति ही शैलों और धातुओं से बने हैं, है ना। अपेक्षाकृत अधिक घनत्व वाले ग्रह हैं। इनका जो घनत्व है अधिक है कंपैरेटिवली जो आपके बाहरी ग्रह हैं। और जो अन्य 4 ग्रह हैं बाहरी ग्रह, है ना, ये अन्य 4 ग्रह गैस से बने हुए हैं, विशाल ग्रह हैं, या जिनको हम जोवियन या हम आउटर प्लैनेट्स भी कहते हैं। जोवियन का अर्थ क्या है? बृहस्पति की तरह। इनमें से अधिकतर पार्थिव ग्रहों से विशाल हैं और हाइड्रोजन व हीलियम से बना सघन वायुमंडल है। सभी ग्रहों का निर्माण लगभग 4.6 अरब वर्ष पहले एक ही समय में हुआ। सभी ग्रहों का निर्माण लगभग 4.5 अरब वर्ष पहले एक ही समय में हुआ। कुछ समय पूर्व तक प्लूटो को भी एक ग्रह माना जाता था, किंतु अंतर्राष्ट्रीय खगोलकीय संगठन ने अपनी बैठक में अगस्त 2006 में यह निर्णय लिया कि कुछ समय पूर्व खोजे गए अन्य खगोलीय पिंड, है ना, 2003 UB313 तथा प्लूटो, ये क्या कहेंगे? बौने ग्रह इनको कह सकते हैं, है ना। कौन से? UB313 एंड प्लूटो। जब इसको इंक्लूड करते थे तब हम ये पढ़ते थे कि 9 प्लैनेट्स होते हैं, लेकिन जब इसको एक्सक्लूड कर दिया गया तो अब हम पढ़ते हैं कि 8 ही हमारे ग्रह हैं। आगे देखिए, ये देखिए आप, ये है हमारा सूर्य। ठीक है, ये देखिए सूरज दिखाया है और उसके चारों तरफ जो हैं ये देखिए आप, ये दीर्घाकार में दीर्घवृत्ताकार है ना, यानी कि लंबा गोल गोल, है ना, वृत्त के आकार में क्या कर रहे हैं? परिक्रमा कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए कौन सा है आपका? बुध है। नेक्स्ट है आपका शुक्र,
फिर है आपका पृथ्वी, फिर है आपका मंगल, देन आपका बृहस्पति, देखिए कितना बड़ा है, फिर आपका है शनि, है ना, शनि के चारों तरफ छल्ले हैं, फिर आपका अरुण और लास्ट है आपका वरुण। तो ये सारे ग्रह जो हैं ये पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। और देखिए 4 ग्रहों के बाद आप देख सकते हैं ये हमारी क्या है, एस्टेरॉयड बेल्ट है ना, ये आपकी शुद्ध ग्रह पट्टी है जो किन 2 ग्रहों के बीच में है, मंगल के और बृहस्पति के। ठीक है, आगे देखिए, आंतरिक ग्रहों बुध, शुक्र, पृथ्वी व मंगल ग्रह का आकार छोटा और इनका घनत्व जो है, आकार तो छोटा है लेकिन इनका घनत्व अधिक है। ठीक है, इन चारों का। नेक्स्ट, जबकि बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण ये क्या है, आपके बाहरी ग्रह हैं, इनका आकार बड़ा है और घनत्व कम है। ये आपके इनर प्लैनेट्स कहलाते हैं, ये आपके आउटर प्लैनेट्स कहलाते हैं, ये आपके जोवियन ग्रह भी कहलाते हैं, और वो आपके क्या, पार्थिव ग्रह कहलाते हैं जो अंदर वाले हैं। बुध व शुक्र, बुध एवं शुक्र सूर्य के काफ़ी निकट स्थित होने के कारण बहुत गर्म है ना, जबकि अन्य ग्रह अपेक्षाकृत ठंडे हैं। और सबसे गर्म ग्रह की यदि बात की जाएगी तो आपका वीनस है, शुक्र है। पृथ्वी एवं शुक्र का आकार लगभग एक बराबर है, अतः दोनों ग्रहों को जुड़वा ग्रह यानी ट्विन प्लैनेट्स कहा जाता है। किसको, वीनस को और अर्थ को। बृहस्पति ग्रह जो है ना, इसका जो उपग्रह है ना, वो गैनीमेड उसका नाम है, और यह सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। सौरमंडल का सूर्य से सबसे निकट के ग्रह बुध एवं दूसरा निकट तथा सर्वाधिक गर्म ग्रह शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। देखिए, सौरमंडल का सूर्य से सबसे निकट ग्रह कौन सा है, बुध, और दूसरा कौन सा है, सेकंड नंबर पे शुक्र, जो कि सबसे ज़्यादा गर्म ग्रह भी कहा जाता है। इनका अपना कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी इनके पास अपना कोई भी मून नहीं है। मून नहीं मतलब मून नहीं है, शून्य है, शून्य मून। शुक्र के सबसे गर्म होने के कारण क्या है, शुक्र ग्रह जो है ये सबसे ज़्यादा गर्म क्यों है, तो देखिए इसके वायुमंडल में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड की अधिकता है। इस वजह से शुक्र ग्रह जो है ये सबसे ज़्यादा आपका गर्म होता है। शुक्र एवं अरुण को छोड़कर सभी अन्य ग्रह जो हैं कैसे रोटेशन करते हैं, तो ये करते हैं पश्चिम से पूरब, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, इस तरीके से, है ना, पश्चिम से पूरब। ठीक है, अब देखिए, शुक्र एवं अरुण को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों की जो आपकी रोटेशन है वो कैसा होता है, किन 2 ग्रहों का, शुक्र का और अरुण का, तो ये आपका पश्चिम से पूरब है। और शुक्र सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है वीनस, एवं इसे भौर का तारा कहते हैं, सायंकाल का तारा कहते हैं, पृथ्वी की बहन भी कहते हैं। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, और शनि ग्रह 7 चमकदार संकेंद्रीय वलयों से घिरा है। यानी जो आपका शनि है इसके चारों तरफ कितने वलय हैं, 7 वलय हैं, यानी 7 रिंग्स हैं। टाइटन शनि का सबसे बड़ा एवं फोबे सबसे छोटा उपग्रह है। टाइटन जो है आपका, ये शनि का आपका सबसे बड़ा क्या है, आपका उपग्रह है, सबसे बड़ा टाइटन, और सबसे छोटा कौन सा है, फोबे आपका सबसे छोटा है। देखिए, अब हम इसमें अपना जो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं वो है हमारा सूर्य, है ना। सूर्य एक मध्यम आयु का तारा है ना। इसकी आयु कैसी है, ना ये वृद्ध है ना ही ये यंग है ना, जवान है, बल्कि ये एक मध्यम आयु का तारा है। ठीक है, तो देखिए एक मध्यम आयु का तारा है सूर्य, ये सौरमंडल का जनक है ना, सौरमंडल जो है हमारा उसका ये जनक कहा जाता है, और ऊर्जा का ये मुख्य स्रोत है। इसका व्यास लगभग कितना है, 13.9 लाख किलोमीटर इसका जो है व्यास है। सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। कितना, इसका जो केंद्र है उसका जो तापमान है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस है। इसके द्रव्यमान का 70.6% भाग हाइड्रोजन का, यानी 70.6% जो है इसका हाइड्रोजन है, 27.4% हीलियम है, 2% अन्य भारी तत्व जैसे लिथियम व यूरेनियम है। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, सूर्य की दूरी
पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर है ना। जो दूरी है सूरज की धरती से वो कितनी है, 15 करोड़ किलोमीटर। इसके प्रकाश को पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। कितना समय लगता है, 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है सूरज के प्रकाश को धरती में आने पर। आगे देखिएगा, सूर्य की वर्तमान आयु कितनी है, 4.7 अरब वर्ष। कितनी है वर्तमान आयु, 4.7 अरब वर्ष है, जो इसकी कुल आयु लगभग 10 अरब वर्ष का लगभग आधा है। यानी अगर सूरज की कुल आयु पूछी जाएगी तो कितनी है, तो है लगभग 10 अरब वर्ष। और अभी एट प्रेजेंट लगभग इसकी आधी उम्र है, और कितनी है, 4.7 अरब ईयर्स। ठीक है, आगे देखिएगा, अब हम देखते हैं सौर मंडल के ग्रह व उपग्रह, है ना। सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, मैंने आपको कल बताया था। सौर मंडल में हमारे 8 ग्रह हैं। पहले इसमें प्लूटो भी शामिल था, लेकिन प्लूटो को 2006 के बाद से ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। तो आइए देखते हैं। अब हम सबसे पहले सूर्य, है ना, सूर्य क्या है, एक तारा है, हमको पता है। और इसकी जो घूर्णन अवधि है वो कितनी है, अगर हम घंटों में बात करें तो 609 घंटे, है ना, 0.12। आगे देखिए, इसका जो औसत है कितना है, 1.4। ठीक है, नेक्स्ट है उपग्रहों की संख्या, तो कोई उपग्रह नहीं है सूर्य का। और देखिए बुध की जो परिक्रमण अवधि है, देखिए परिक्रमण अवधि क्या होता है, परिक्रमण अवधि का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए ये आपका सन है और इसके चारों ओर जो भी ग्रह चक्र काट रहे हैं दीर्घवृत्ताकार में, है ना। जैसे देखिए मैं आपको ऐसे बता देती हूँ, ये देखिए आपका सूरज है और इसके चारों ओर इस तरीके से जो आपके ग्रह हैं वो सारे चक्कर काट रहे हैं। तो यानी कि ये कह रहे हैं बुध कितने दिन में काट लेता है, 88 दिनों में। यानी 88 दिनों में जो आपका बुध ग्रह है वो अपनी परिक्रमण की अवधि को पूरा करता है। सबसे कम यही समय लेता है। और यदि सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो आपका कौन सा लेता है, देखिए हम अपनी लिस्ट के हिसाब से देखते चले जाएंगे। वैसे मैं आपको बता दूं, ये वाला है आपका वरुण, ये आपका सबसे ज़्यादा लेता है। आगे देखिएगा, तो देखिए जो आपका बुध है ये 88 दिनों में परिक्रमण अवधि को अपना पूरा कर लेता है। नेक्स्ट है इसकी घूर्णन अवधि घंटों में, तो ये कितनी है, 1406.7। अगला है इसका औसत कितना है, 5.429। अगला देखिए उपग्रहों की संख्या कोई भी नहीं, है ना। मैंने आपको कल भी बताया था बुध और शुक्र के कोई भी उपग्रह नहीं है, ना बुध का है ना ही शुक्र का है। इनके पास अपने 0 मून है, कोई भी मून है ही नहीं। आगे देखिए शुक्र आ जाता है। शुक्र कितना, इसकी शुक्र की जो परिक्रमण अवधि है वो क्या है, वो है उसकी 224.7 डेज, है ना, 224.7 दिन। और इसका जो घूर्णन अवधि है वो क्या है, 5832.5। और इसका जो औसत है वो है आपका 5.243, है ना। और चंद्रमा, जैसा कि मैंने आपको भी बताया, इसका कोई चंद्रमा नहीं है। देखिए इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं, इसमें ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है जो पूछा जाता है, ग्रहों के बारे में, इनकी परिक्रमण अवधि के बारे में और इनके उपग्रहों के बारे में, है ना। ये बाकी ये दोनों टेबल्स जो बीच वाली हैं, घूर्णन अवधि व औसत की, आप देखना चाहें देख सकते हैं, पर इसमें से प्रश्न बनने की संभावना बहुत कम है। आगे देखिए पृथ्वी जो है वो है आपका 365.2 दिन, 23.9 घूर्णन अवधि पृथ्वी का, लेकिन आप ध्यान रख लीजिए सारा तो अच्छा ही रहेगा। ठीक है, आगे है 5.514 इसका क्या है, औसत। और एक इसका चंद्रमा है, मून कितना है इसमें, पृथ्वी के 1। अगला देखिए मंगल जो है आपका 687 दिन, है ना, 687 दिनों में अपना जो पूरा परिक्रमण होता है सूरज के चारों तरफ का वो पूरा करता है। और इसकी जो घूर्णन अवधि है, घूर्णन अवधि क्या होती है बताइए। घूर्णन अवधि का मतलब होता है जब कोई प्लैनेट अपने अक्षों पे रोटेट होता है। मान लीजिए ये आपकी पृथ्वी है ना, तो एक तो ये चारों तरफ चक्कर काट रही है, वो तो आपका हो गया परिक्रमण। और घूर्णन क्या हो गया, जब ये अपने ही अक्ष पे लट्टू की तरह से घूमती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, घूर्णन अवधि। तो देखिए पृथ्वी की कितनी थी, 23.9, यानी कि 24 घंटे के बराबर लगभग, है ना। एक दिन हमारा 24 घंटों में ही तो होता है। अब देखिए मंगल की 24.6, यानी 24 घंटे 0.6, है ना। देखिए आगे चलते हैं। हाँ, औसत है इसका 3.934। और इसके कितने चांद हैं, 2 चांद हैं मंगल के। कौन कौन से, फोबोस एवं डीमोस इसके 2 चांद हैं किसके, आपके मंगल के। अगला चलिए
बृहस्पति 12 वर्षों में यानी 11.85 वर्ष में या 4331 दिनों में क्या करता है, परिक्रमण को पूरा करता है। ठीक, अब देखिए घूर्णन अवधि कितनी है घंटों में, तो देखिए कितनी कम है इसकी, 9.9, यानी कि ये लगभग 10 घंटों में क्या कर लेता है, अपना एक पूरा रोटेशन पूरा कर लेता है ना। एक मतलब जैसे कि धरती पर 24 घंटे लगते हैं दिन रात होने में, है ना, एक पूरा जो रोटेशन पूरा करती है अर्थ, ऐसे आपका जो बृहस्पति है उसे लगते हैं लगभग 10 घंटे, या एग्जैक्टली बोले तो 9.9 आवर्स। ठीक है, और ये सबसे कम समय में जो है अपना रोटेशन पूरा कर लेता है। आगे देखिए औसत कितना है, 1.326, और उपग्रहों की संख्या कितनी है, तो ये है 95। गालीबीन उपग्रह के नाम से सभी उपग्रह जाने जाते हैं। कौन से, गालीबीन उपग्रह के नाम से सभी उपग्रह जाने जाते हैं, किसके, बृहस्पति के। आगे देखिएगा शनि को कितना समय लगता है, देखिए 29.42 वर्ष या 10747 डेज। ठीक है, और इसमें कितना समय लगता है इसको अपना एक रोटेशन पूरा करने में, 10.7 आवर्स। नेक्स्ट है औसत कितना है, 0.687। नेक्स्ट है इसके उपग्रह कितने हैं, 146, और सबसे बड़ा कौन सा है, शनि का टाइटन, शनि का सबसे बड़ा टाइटन है। और ये बताइए बृहस्पति का सबसे बड़ा उपग्रह या पूरे इसका आपका सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो वो है आपका गैनीमेड, और ये किसका है, बृहस्पति का। आगे देखिएगा अरुण, है ना, अरुण मीन्स यूरेनस, ये कितना समय लेता है, 83.76 वर्ष या 30589 डेज, और इसकी घूर्णन अवधि कितनी है, -17.2। आगे देखिएगा इसकी जो औसत है वो कितना है, 1.270, और इसमें जो उपग्रहों की घनत्व संख्या है वो आपकी कितनी है, वो है आपकी हाँ, ये आपकी जो संख्या है उपग्रहों की, ये है आपके 27, यानी कि नेपच्यून, जो आपका ये नेपच्यून है ये 163.75 वर्ष लेता है ना, परिक्रमण करने में, और 59800 डेज लेता है, या फिर आप बोल सकते हैं, और ये इसकी जो रोटेशनल पीरियड है वो कितना है, 16.1 आवर्स। नेक्स्ट है इसका औसत कितना है, 1.638, और उपग्रहों की संख्या कितनी है, वरुण की 14। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा प्लूटो, और देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वरुण है ये सबसे ज़्यादा समय लेता है अपनी परिक्रमण अवधि को पूरा करने की, है ना। अब देखिए देखा जाए तो प्लूटो की ज़्यादा है, 247.97 है, बट द फैक्ट इज दैट प्लूटो इज़ नॉट अ प्लैनेट, प्लूटो एक प्लैनेट नहीं है, वो बाहर हो चुका है 2006 में, और वरुण ही क्योंकि आपके 8 प्लैनेट्स हैं, है ना, तो इसीलिए जो मिनिमम माना जाएगा वो आपका किसका माना जाएगा, बुध का 88 दिन, और जो आपका मैक्सिमम माना जाएगा वो आपका वरुण का माना जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा प्लूटो, तो प्लूटो कितना टाइम लेता है, 247.97 वर्ष या 90560 डेज, मीन्स 90,560 डेज, और इसकी जो घूर्णन अवधि है कितनी है, -153.3, और इसका जो औसत है वो है आपका 1.853, और इसके उपग्रह कितने हैं, 5। नेक्स्ट है आपका उपग्रह चंद्रमा, इसका कितना है रोटेशन, क्या इसका रोटेशन बोल रही हूँ मैं, रेवोल्यूशन, इसका जो पीरियड है रेवोल्यूशनरी वो कितना है, 27.3 डेज है, यानी कि ये लगभग अगर हम बोले तो 28 दिन बोल सकते हैं मोटा मोटा, लेकिन वैसे 27 दिन 0.3 है ना आवर्स में ये अपना सूर्य के चारों ओर अपना जो परिक्रमण अवधि है उसको पूरा करता है। सूर्य के चारों ओर नहीं, ये धरती के चारों ओर जो है अपना इस तरीके से पूरा करता है। आगे देखिएगा घूर्णन अवधि इसकी कितनी है, 655.7 घंटों में, और इसका जो औसत है वो कितना है, तो वो है इसका 3.340। नेक्स्ट देखिएगा जो ग्रह सूर्य के जितना निकट है उसकी परिक्रमण रिवॉल्यूशन गति भी उतनी अधिक है ना। देखिए बुध की सबसे ज़्यादा है, बहुत तेज़ी से घूम जाता है, ऑब्वियस है, दूरी फिर उतनी ही कम है ना सूरज से बुध की। और देखिए ग्रहों का अपना प्रकाश नहीं होता, जबकि तारों का अपना स्वयं का प्रकाश होता है। आगे देखिएगा सूर्य और इसकी आंतरिक संरचना। देखिए आपकी जो ये घटना चक्र पुस्तक में दिया हुआ है चित्र, वो मुझे थोड़ा सही नहीं लगा, इसलिए मैंने गूगल से देख करके इसमें ऐड कर दिया है, तो आप इसको देखिएगा। सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए ये हमारा क्या है, इनर कोर है, कौन सा,
इनर कोर। कौन सा है हमारा इनर कोर? ये देखिए, ये जो ग्रीन कलर से है, ये देखिए, ये आपका इनर कोर है जिसको हम कहते हैं केंद्र। ठीक। दूसरा है आपका रेडिएटिव जोन, जिसको हम कहते हैं क्या? विकिरण मेखला। क्या कहते हैं इसे? विकिरण मेखला, ये वाला पार्ट। फिर है आपका कन्वेक्शन जोन, जिसे हम कहते हैं समवहनीय मेखला, तो वो है आपका ये वाला हिस्सा। उसके बाद हम देखते हैं सब सरफेस फ्लोस। ये जो आपके सब सरफेसेस हैं, इनके ये तीनों जो है, इनका क्या नाम है? देखिए, पहला है फोटोस्फेयर, जिसको हम कहते हैं क्या? प्रकाश मंडल, है ना। ये देखिए, ये है आपका फोटोस्फेयर, जिसे हम कहते हैं क्या? प्रकाश मंडल। दूसरा है आपका क्रोमोस्फेयर, जिसे हम कहते हैं वर्णमंडल। ठीक है, क्रोमोस्फेयर को हम क्या कहते हैं? वर्णमंडल। ये देखिए, ये रहा। उसके बाद है आपकी लास्टली बाहरी बिल्कुल परत, जिसे हम क्या कहते हैं? कोरोना। क्या कहते हैं इसे हम? कोरोना। ठीक है, हम सबसे पहले केंद्र की बात करेंगे, कोर की बात करेंगे, जैसा कि मैंने आपको अभी ऊपर डायग्राम में दिखाया था। तो देखिए, जो सूरज का कोर होता है या जो केंद्र होता है, इसका जो व्यास होता है ये 139000, यानी 1,39,000 किलोमीटर इसका व्यास है कोर का। देखिए, जो बुक में डेटा लिखा था वो मुझे इनकरेक्ट लग रहा था, इसीलिए मैंने उसको इरेज करके ये गूगल से देख के डेटा लिया है। लेकिन फिर भी आप इस डेटा को प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, और यदि आपको इससे ज़्यादा ऑथेंटिक कुछ पता चले तो प्लीज़ आप कमेंट में बताइएगा। देखिए, तापमान कितना होता है इसका? तो तापमान होता है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ठीक है। आगे देखिए, प्लाज्मा निर्माण के फलस्वरूप परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक एक दूसरे से उच्च गति से टकराकर नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया करते हैं एवं हीलियम नाभिक में परिवर्तित होते हैं, जिससे अपार ऊर्जा मुक्त होती है। यानी जो प्लाज्मा होता है, देखिए हमें पता है प्लाज्मा क्या है? चौथी अवस्था है पदार्थ की, है ना। 3 अवस्थाएं कौन कौन सी होती है? ठोस, द्रव एवं गैस, और चौथी कौन सी होती है? प्लाज्मा। तो देखिए, जो प्लाज्मा निर्माण के फलस्वरूप क्या होता है? जो हाइड्रोजन परमाणु के नाभिक होते हैं, वो एक दूसरे से बहुत उच्च गति से, बहुत तेज गति से टकराते हैं। ठीक है, और ये नाभिकीय संलयन की अभिक्रिया करते हैं एवं उससे क्या होता है? हीलियम नाभिक में ये परिवर्तित होते हैं, जिससे बहुत ज्यादा जो आपकी ऊर्जा है, अपार ऊर्जा मुक्त होती है। आगे देखिए, विकिरण मेखला यानी कि रेडिएटिव जोन। तो देखिए, ये केंद्र को चारों तरफ से ढक रखा है, केंद्र को चारों तरफ से ढकर रखता है। या आगे देखिए, सूर्य के केंद्र में उत्पन्न ऊर्जा वाहक फोटोन, एक्स तथा गामा किरणें, कौन कौन सी? फोटोन, एक्स तथा गामा किरणें जो होती हैं, इसकी सघन गैसीय मेखला से होकर गुजरती हैं। यानी जो अभी हमने कोर के बारे में ऊपर पढ़ा था, उसमें जो उत्पन्न होती हैं ऊर्जा वाहक फोटोन, एक्स या गामा किरणें, वो इसी से होके आपकी क्या होती हैं? निकलती हैं, मतलब गुजरती हैं, है ना। आगे देखते हैं अपना नेक्स्ट पॉइंट, समवहनीय मेखला। समवहनीय मेखला का क्या अर्थ है? देखिए, कन्वेक्शन जोन। यह परत कोशिकाओं से निर्मित है। इन्हीं कोशिकाओं से होकर सौर ऊर्जा निकलती है। क्या निकलती है? इन्हीं कोशिकाओं से होकर सौर ऊर्जा निकलती है, और ये परत हमारी कोशिकाओं से ही निर्मित है। आगे देखिएगा, देखिए, सूर्य के धरातल से ऊपर वाले मंडल को 3 भागों में बांटा जा सकता है। यानी कि सूर्य का जो धरातल होता है, उससे ऊपर वाले मंडल को 3 भागों में बांटा जा सकता है। प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फेयर, सेकंड है आपका वर्णमंडल क्रोमोस्फेयर, थर्ड है आपका कोरोना। नेक्स्ट देखिएगा, सूर्य के धरातल का तापमान कितना होता है? 5500 डिग्री सेंटीग्रेड। सूर्य के धरातल को क्या कहते हैं? फोटोस्फेयर। क्या कहते हैं? फोटोस्फेयर। पृथ्वी से सूर्य की दूरी कितनी है? लगभग ये है आपकी कितनी? 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर पृथ्वी से सूर्य की दूरी है, या इसे हम कह सकते हैं एग्जैक्टली 14.96 यानी 14.96 यानी कि 96 करोड़ किलोमीटर। 14.96 करोड़ किलोमीटर। आगे देखिए, सूर्य के वायुमंडल को क्या बोलते हैं? क्रोमोस्फेयर। सूर्य के प्रकाश की गति कितनी है? 3 लाख किलोमीटर सेकंड है, यानी 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड सूर्य के प्रकाश की गति है। सूर्य मध्यम आयु का तथा मध्यम भार वाला तारा है, यानी सूर्य से भी ज़्यादा आयु के तारे हैं ब्रह्मांड में, और उससे भी ज़्यादा भार वाले तारे हैं। लेकिन सूर्य का क्या है? मध्यम आयु है ना, और मध्यम ही इसका भार है। आगे देखिएगा, जो अभी हमने 3 आपके धरातल से
देखिए ये ऊपर आपका मैंने बताया था कि सूर्य के धरातल के ऊपर वाले मंडल को 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला आपका था प्रकाश मंडल, दूसरा वर्णमंडल एवं तीसरा कोरोना। तो देखिए इन्हीं में से अब हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, इसी में से अब हम पढ़ने जा रहे हैं अपने प्रकाश मंडल फोटोस्फेयर के बारे में। सूर्य के धरातल को प्रकाश मंडल या फोटोस्फेयर कहते हैं। इसका तापमान 5500 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। फोटोस्फेयर रेखाएं क्या होती हैं? प्रकाश कई रंगों से बना हुआ है, जिसमें से कुछ रंग प्रकाश मंडल द्वारा ही अवशोषित कर लिए जाते हैं। जहाँ जहाँ प्रकाश मंडल द्वारा रंगों का अवशोषण होता है वहाँ पर क्या होता है, काली काली रेखाएं दिखाई देने लगती हैं और इन्हीं रेखाओं को हम क्या कहते हैं, फ्रॉनहोफर रेखाएं या फ्रॉनहोफर रेखाएं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए सौर कलंक या सन स्पॉट्स। फोटोस्फेयर मंडल में ही, कहाँ, फोटोस्फेयर, ये जो मंडल है आपका पहला वाला प्रकाश मंडल, इसी मंडल में ही सौर कलंक पाए जाते हैं। जिन स्थानों का तापमान चतुर्दिक प्रदेश की तुलना में 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, सौर कलंक के, मतलब क्या कह रहे हैं ये देखिए, सौर कलंक कहाँ पाए जाते हैं, फोटोस्फेयर वाली परत में, है ना। और इसी मंडल में सौर कलंक पाए जाते हैं जिन स्थानों का तापमान चतुर्दिक प्रदेश की तुलना में 1500 डिग्री सेंटीग्रेड से कम होता है, वहाँ पर सौर कलंक पाए जाते हैं। अब देखिए सौर कलंक का आंतरिक काले भाग को हम क्या कहते हैं, अम्ब्रा, क्या कहते हैं, अम्ब्रा, जो गहरा काला भाग होता है, और उसके चारों तरफ स्थित अपेक्षाकृत कम काले भाग को क्या कहते हैं, पैनम्ब्रा, क्या कहते हैं, पैनम्ब्रा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये डार्क भाग है काला काला, इसे हम कहेंगे अम्ब्रा, और इसके चारों तरफ जो अपेक्षाकृत हल्का है ना, अपेक्षाकृत चारों तरफ कम काला जो भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, पैनम्ब्रा। नेक्स्ट देखिएगा वर्णमंडल, क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर सूर्य का वायुमंडल है। यह मंडल गर्म गैसों से निर्मित एक आवरण के रूप में 2000 से 3000 किलोमीटर मोटाई में फैला हुआ है। कौन, वर्णमंडल या क्रोमोस्फेयर। क्रोमोस्फेयर में फोटोस्फेयर की अपेक्षा गैसों का घनत्व कम तथा ताप अधिक होता है। यानी ये क्या कह रहे हैं, जो क्रोमोस्फेयर आपका होता है इसमें फोटोस्फेयर की तुलना में गैसों का घनत्व कैसा होता है, कम, और ताप कैसा होता है, ज़्यादा। क्रोमोस्फेयर में गैसों के उठते प्रवाह को क्या कहते हैं, स्प्यूकल, क्या कहते हैं, स्पिक्यूल, क्या कहते हैं, स्पिक्यूल। आगे देखिए जो कोरोना तक पहुंच जाती है, जो कहाँ तक पहुंच जाती है, कोरोना तक पहुंच जाती है। यानी क्रोमोस्फेयर में गैसों के उठते प्रवाह को हम स्पिक्यूल कहते हैं, जो कोरोना तक पहुंच जाती हैं। अब कोरोना क्या है, कोरोना सूर्य के वायुमंडल का सबसे भारी भाग है जो क्रोमोस्फेयर के ऊपर पाया जाता है। इसका विस्तार कई मिलियन किलोमीटर तक पाया जाता है, किसका, कोरोना का। आगे देखिए सौर ज्वाला यानी सोलर फ्लेयर, ये क्या है आपका, सूर्य के प्रकाश मंडल पर बनने वाले सौर कलंक से ऊर्जा के विस्फोट के कारण तीव्र गहनता का प्रकाश उत्पन्न होता है, जिसे सौर ज्वाला की उपमा दी जाती है। इस ज्वाला से एक्स, कौन कौन सी, एक्स तथा गामा किरणें निकलती हैं, कहाँ से, सोलर फ्लेयर से, और इसमें पदार्थ औसतन 800 किलोमीटर प्रति सेकंड की दर से बाहर निकलता है। आगे देखिए व्हाइट ड्वार्फ, ये क्या है, व्हाइट ड्वार्फ। विस्फोट के पश्चात छोटे तारे का अत्यधिक सघन कोर का अवशिष्ट भाग व्हाइट ड्वार्फ कहलाता है, जबकि न्यूट्रॉन तारा किसे कहते हैं, तारों में विस्फोट के बाद, यहाँ छोटा तारा है देखिए, यहाँ बड़ा तारा है, बड़े तारों में बचा अत्यधिक सघन कोर का अवशिष्ट भाग क्या कहलाता है, न्यूट्रॉन तारा कहलाता है। आगे देखिएगा सौर पवन। सौर पवन क्या है, सूर्य से प्रोटॉन तथा इलेक्ट्रॉन के आवेशित कण विसर्जित होते हैं। इन्हीं आयन इलेक्ट्रॉन के प्रभाव से सौर पवनें प्रवाहित होती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, सौर कोरोना का विस्तार हो जाता है। पृथ्वी की कक्षा के पास पवन की गति कितनी है, 400 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, और इनका घनत्व सामान्यतः 2 से 10 आयन प्रति घन सेंटीमीटर होता है। इनके प्रभाव से पृथ्वी के वायुमंडल की आयनीकृत गैस परत का ह्रास होता है तथा ध्रुवों पर अरोरा प्रकट होते हैं। मतलब क्या है, देखिए जैसे ये हमारी पृथ्वी है ना, तो ये जो सूरज है आपका, यहाँ से क्या हो रहा है, देखिए
सौर पवनें प्रवाहित होती हैं और ये सूरज तक पहुंचती हैं। अब देखिए अर्थ के चारों ओर भी एक मैग्नेटिक फील्ड है ना, तो ये जब पहुंचती हैं पवनें तो ये यहाँ से थोड़ी डाइवर्ट हो जाती हैं, लेकिन जो इसके यहाँ पर पहुंच जाती हैं दोनों ध्रुवों पर, तो वहाँ पर इनमें जो घर्षण पैदा होता है उसकी वजह से क्या होता है, ध्रुवों पर ऑरोरा प्रकट हो जाते हैं, यानी कि चमकदार सा हमें कुछ दिखने लगता है, चमकदार प्रकाश सा। आगे देखिएगा, आकाश से आने वाली ब्रह्मांड किरणें सौर पवनों तथा पृथ्वी के चुंबकीय प्रभावों के बीच घर्षण के कारण, अभी मैंने आपको बताया था, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों के ऊपर एक चमक उत्पन्न होती है जिसे हम अरोरा कहते हैं। किसकी वजह से? ब्रह्मांड से आने वाली किरणों, सौर पवनों तथा पृथ्वी के चुंबकीय प्रभावों के बीच, है ना, उसके कारण जो घर्षण होता है, तो उससे क्या होता है, पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों के ऊपर, है ना, ये जो ध्रुव हैं दोनों, चुंबकीय ध्रुवों के ऊपर क्या होता है आपका, एक चमक उत्पन्न होती है जिसे हम अरोरा कहते हैं। अरोरा के दर्शन उच्च अक्षांशों से होता है। उत्तरी गोलार्ध में इसे अरोरा बोरियालिस कहते हैं, बोरियालिस यानी अरोरा बोरियालिस कहते हैं, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में से क्या कहते हैं, अरोरा ऑस्ट्रियालिस। देखिए ये आपका ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध है और ये आपका क्या है, दक्षिणी गोलार्ध। तो जो इधर है आपका, है ना, अरोरा, ये कौन सा कहलाता है आपका, कौन सा, देखिए अरोरा बोरियालिस। और दक्षिणी गोलार्ध में ये जो आपका अरोरा है क्या कहलाते हैं, देखिए आपको पता है दक्षिणी गोलार्ध में ही आपका यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया है ना, तो इसी से आप समझ लीजिए कि इसी से नाम समझ लीजिए कि अरोरा ऑस्ट्रियालिस इसे कहते हैं। ठीक, आगे देखिए, कोरोना से रेडियो तरंगे निकलती हैं। क्या, कौन सी तरंगे निकलती हैं कोरोना से? रेडियो तरंगे। सूर्य के ध्रुवीय भागों के ऊपर इस मंडल में एक छिद्र होता है। देखिए सूर्य के ध्रुवीय भाग, जो सूर्य है आपका, इसके जो ध्रुवीय भाग होते हैं इनमें क्या होता है, एक छिद्र होता है जिसे हम क्या कहते हैं, कोरोना होल। होल मतलब छेद, है ना, तो इसे हम कहते हैं कोरोना होल। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, देखिए यही आपका चित्र है जो इसमें दिया हुआ है पुस्तक में। ये मुझे करेक्ट नहीं लगा क्योंकि इसमें कोर को बाहरी परत दिखाया गया है, साथ में देखिए कोरोना को अंदर से दिखाया गया है, तो ये मेरे हिसाब से गलत है। इसीलिए मैंने आपको ऊपर एक चित्र लगा के दिखा दिया था गूगल से लेकर, आप उसको समझ लीजिएगा। आगे देखते हैं सौर वर्ष यानी कि कॉस्मिक ईयर। ये क्या है, सूर्य पृथ्वी की भांति अपनी मंदाकिनी की परिक्रमा, किसकी, अपनी मंदाकिनी की परिक्रमा 250 मिलियन अर्थात 25 करोड़ वर्ष में करता है। इस अवधि को सौर वर्ष कहते हैं। सूर्य अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व, यानी कि पश्चिम से पूर्व, ये मान लीजिए अगर मान लीजिए सूरज है ना, अब सूरज अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व, पश्चिम किधर होगा, इधर होगा, ईस्ट किधर होगा, राइट हैंड साइड, तो ये इधर से इधर की तरफ क्या करता है, रोटेशन करता है, जिसे सौर परिभ्रमण कहते हैं। क्या कहते हैं, सोलर रोटेशन। सूर्य अपने अक्ष पर 7.25 डिग्री का कोण बनाता है। कितने डिग्री का कोण बनाता है, 7.25 डिग्री का कोण बनाता है। आगे देखिए खगोलीय मापन की इकाइयां। देखिए प्रकाश वर्ष यानी कि लाइट ईयर, यह दूरी का मापक है। एक वर्ष में प्रकाश द्वारा 1,86,000 मील प्रति सेकंड के वेग से तय की गई दूरी को क्या कहते हैं, प्रकाश वर्ष। यानी कि एक साल में, है ना, प्रकाश के द्वारा 1,46,000 मील प्रति सेकंड के वेग से जितनी भी दूरी कंप्लीट की जाती है उसको हम क्या बोलते हैं, प्रकाश वर्ष। यानी कि एक प्रकाश वर्ष आपका बराबर होता है 9.461 गुणा 10 की पावर 12 किलोमीटर। पारसेक ये क्या है, यह भी दूरी के मापन की एक इकाई है जो 3.3 प्रकाश वर्ष के बराबर है। यानी कि एक पारसेक बराबर 3.3 प्रकाश वर्ष, यानी कि पारसेक प्रकाश वर्ष की तुलना में बड़ा हो गया। आगे देखिए खगोलीय इकाई, यह सूर्य से पृथ्वी के मध्य की औसत दूरी है। इसका मान कितना है, देखिए 149,597,870,700 मीटर। आगे देखिएगा परीक्षा की दृष्टि से सूर्य तंत्र यानी कि सोलर सिस्टम का कक्षीय वेग कितना है, 200 किलोमीटर प्रति सेकंड। सौर कलंक की खोज का श्रेय किसे जाता है, गैलीलियो को सौर कलंक की खोज का श्रेय जाता है। सूर्य पृथ्वी से 3,33,000 गुना भारी है तथा 109.2 गुना बड़ा है।
सूर्य के आंतरिक भाग की सबसे बड़ी मेखला कौन सी है? संवहनीय मेखला। कौन सी? संवहनीय मेखला। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की परिक्रमण गति कितनी है? सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी रिवॉल्यूशन करती है उसकी कितनी गति है? तो देखिए 29.8 किलोमीटर प्रति सेकंड, यानी ये एक सेकंड में लगभग हम बोल सकते हैं 30 किलोमीटर की दूरी तय कर लेती है। नेक्स्ट देखिए, सूर्य की संरचना में 3 स्तर पाए जाते हैं, क्रोड, विकिरण मेखला और संवहन मेखला। सूर्य के वायुमंडल में 3 स्तर पाए जाते हैं, प्रकाश मंडल फोटोस्फेयर, वर्णमंडल क्रोमोस्फेयर तथा तीसरा कोरोना। कोरोना सूर्य के वायुमंडल का बाहरी भाग है जो सूर्य ग्रहण के समय दिखाई देता है। देखिए जब सूर्य ग्रहण होता है, आपने देखा होगा सूर्य ग्रहण कब होता है? जब पृथ्वी और सूरज के बीच में यानी अर्थ और सन के बीच में चंद्रमा आ जाता है ना, यानी कि मून आ जाता है, तब ऐसे में हमको सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। और देखिए इस समय आपने यदि नोटिस किया हो, जब पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है तो ये हीरे की अंगूठी की तरह से चमकता है सूरज हमें, है ना। तो यही आपका क्या है, जो ये हीरे की अंगूठी की तरह से चमकता हुआ दिखता है, यही आपका कोरोना जो है आपकी परत है। ठीक, सौर ज्वाला यानी सोलर फ्लेयर प्रकट होता है फोटोस्फेयर में। कहाँ पे? फोटोस्फेयर में सोलर फ्लेयर प्रकट होती हैं। सूर्य पर ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन।